नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संवैधानिक विकास की तीसरी क्लास। संवैधानिक विकास की आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1853 का राजलेख, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था। याद रखें दोस्तों, यानी 1853 का जो चार्टर एक्ट था या राजलेख था, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक थे दोस्तों विधायी कार्य और दूसरे थे प्रशासनिक कार्य। यानी इन दो भागों में कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया था। और दूसरा पॉइंट था दोस्तों, भारत में जो कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 12 सदस्य थे। कितने दोस्तों? इसमें कुल 12 सदस्य थे। और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया था। यानी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था, जिसको बहस करने का अधिकार था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इस अधिनियम के तहत यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया था, यानी वोट डालने का अधिकार भी उसको मिल गया था। और साथ ही निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। यानी निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। और 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी जो बाकी 6 सदस्य थे, 18 कर दी गई थी, तो उनको ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और कंपनी में अब कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था कि जो भी अब ब्रिटिश कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति होगी यानी भर्ती होगी, तो उसके लिए उसको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी। उसी के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इनको एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों 1853 का राजलेख, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था। तो लिखेंगे 1853 का राजलेख। राजलेख मैंने आपको बताया, राजलेख को दोस्तों चार्टर एक्ट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और यह है अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था। यानी जो 1853 का ये राजलेख आया था, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, एक एक पॉइंट हम करके अब लिखने वाले हैं। तो कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। कंपनी के कार्यों को दो भागों में कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से दो भाग थे, किन किन दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन से दो भाग थे? तो पहला भाग था दोस्तों विधायी कार्य, विधायी कार्य, और दूसरे प्रशासनिक कार्य। कौन कौन से दोस्तों? प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। इन कार्यों को अलग अलग बांट दिया था। यानी कंपनी के जो कार्य थे, इनको दो भागों में बांटा गया था। विधायी कार्य व प्रशासनिक कार्यों में अलग अलग बांट दिया गया था। और भारत में कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 12 थी। भारत में कानून बनाने के लिए भारत में कानून बनाने के लिए एक केंद्रीय परिषद बनाई गई थी। बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। कौन दोस्तों? केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, जिसमें कुल सदस्यों की यदि बात की जाए, कुल
सदस्य कितने थे, तो इसमें जो है कुल कितने सदस्य थे, कुल 12 सदस्य थे। याद रखें दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें जो है कुल 12 सदस्य थे। और विधि सदस्य को जो है पूर्ण सदस्य बनाया गया था, तो लिखेंगे इसको भी विधि सदस्य, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, विधि सदस्य को जो है पूर्ण सदस्य जो है बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना अच्छे से, बनाया गया था। अब दोस्तों निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है 18 कर दी गई थी, और 6 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है चुने जाएंगे। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। याद रखें दोस्तों, 18 जो है कर दी गई थी, और बाकी 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या दोस्तों, मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत जो है किए जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। याद रखेंगे दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है होगी, ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी जो 1853 का राजलेख था, यानी अंतिम चार्टर एक्ट था, तो इसके तहत यानी कंपनी के कार्यों को जो है 2 भागों में जो है बांट दिया गया था। कौन कौन से 2 कार्य थे, एक था दोस्तों विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, इन 2 प्रकार के कार्यों में जो है बांट दिया था। और भारत में कानून बनाने के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, जिनमें जो है कुल सदस्यों की संख्या थी 24। याद रखें दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी विधान परिषद में, यानी केंद्रीय विधान परिषद में, तो 12 सदस्य थे। और जो विधि सदस्य था, इसको जो है पूर्ण सदस्य जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, इसको जो है पूर्ण सदस्य जो है बनाया गया था। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है 18 कर दी गई थी, और 6 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है मनोनीत किए जाएंगे, यानी नॉमिनेटेड जो है किए जाएंगे। दोस्तों मनोनीत का मतलब होता है जिनको बिना चुनाव के जो है नेता बना दिया जाता था, तो उनको बात करते हैं। अब आते हैं दोस्तों कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है होगी। यानी यहाँ पर कहा गया है कि आप जो भी ब्रिटिश कंपनी में भर्ती होगा या उसकी नियुक्ति की जाएगी, तो उसको जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है पास करनी होगी, तभी जो है उसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है नियुक्ति होगी। यानी जिस प्रकार आप लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है एग्ज़ाम पास करना होता है, तो इसी प्रकार का मसला यहाँ पर था। अब आते हैं दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास 1858 से लेकर 1947 तक। अब यहाँ पर जो है पहला अधिनियम पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, और इस समय जो है ब्रिटिश पीएम कौन थे, डर्बी थे। तो डर्बी के द्वारा जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया था, 2 अगस्त 1858 में जो है पास हुआ था, और इस पर हस्ताक्षर किए थे रानी विक्टोरिया ने। यानी इस समय दोस्तों 1858 के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, रानी विक्टोरिया थी। तो इन्होंने जब हस्ताक्षर किए थे इस पर, तो भारत में जो है शासन का अधिकार जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास जो है चला गया था। यानी 1858 के अधिनियम के तहत जो है जो ब्रिटिश कंपनी पहले राज कर रही थी, तो उससे जो है भारत में जो शासन था, इसका अधिकार जो है किसके पास चला गया था, ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। यानी ब्रिटिश के राजा या महारानी जो है भारत पर जो है शासन करेंगे, उनके पास जो है चला गया था। किस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत जो है
ये प्रक्रिया हुई थी। और इसके बाद दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। यानी जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल था उसको जो है दोस्तों अब भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। जब भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। और इस कैनिंग को ही जो है भारत का प्रथम वायसराय जो है बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेंगे, 1 नवंबर 1858 में जो है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कैनिंग के द्वारा कहाँ पे पढ़ा गया था, इलाहाबाद में जो है पढ़ा गया था। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास 1858 से लेकर 1947 तक, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे अब। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास कब से कब तक, 1858 से लेकर 1947 तक। अब इसमें पहला अधिनियम की यदि बात की जाए तो पहला अधिनियम कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, इस समय दोस्तों ब्रिटिश पीएम की यदि बात करते हैं, इस समय ब्रिटिश पीएम थे कौन थे, डर्बी थे। यानी इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, डर्बी। डर्बी के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था, एक प्रस्ताव पास जो है किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 2 अगस्त 1958 में। 1958 में नहीं दोस्तों, 1858 में होगा यहाँ पे, 2 अगस्त 1858 में। याद रखें दोस्तों 1858 में जो है पास हुआ था, पास हुआ। और इस पर हस्ताक्षर की यदि बात की जाए, इस पर हस्ताक्षर जो है किसके हुए थे, रानी विक्टोरिया के। रानी विक्टोरिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखें दोस्तों। यानी इस प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर किसने किए थे, रानी विक्टोरिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर जो है किए थे। अब भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत में शासन का अधिकार जो है किसके पास चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास जो है चला गया था। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे भारत में शासन का अधिकार जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। याद रखें दोस्तों, यानी अब जो है भारत में जो है शासन कंपनी नहीं करेगी, कंपनी तो सिर्फ व्यापार करेगी। और शासन कौन करेगा, ब्रिटेन के राजा या रानी जो है करेंगे। याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के राजा रानी जो है भारत पर जो है शासन करेंगे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल अब व्यापार जो है करेगी। और दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है क्या बनाया गया था, वायसराय जो है बनाया गया था। अब दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। और प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, तो प्रथम वायसराय भी जो है कैनिंग था। तो ये आपको याद रखना कौन था दोस्तों, कैनिंग था। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, इस कलर से लिख लेते हैं। 1 नवंबर 1900 नहीं 58 होगा यहाँ पे, 1858। 1 नवंबर 1858 में
58 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद में पढ़ा गया था। याद रखिए दोस्तों। अब इसका एक बार हम यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से जो आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास 1858 से लेकर 1947 तक। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है ब्रिटिश पीएम कौन थे? डर्बी थे। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों एक प्रस्ताव जो है 2 अगस्त 1858 में जो है पेश किया गया था और इनके द्वारा ही जो है पास किया गया था। और इस पर हस्ताक्षर किए थे रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में शासन का अधिकार जो है दोस्तों कंपनी से यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन के पास जो है चला गया था। यानी अब भारत में शासन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी बल्कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के राजा रानी जो है करेंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल व्यापार का काम जो है करेगी यानी केवल व्यापार करेगी। और भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत जो है बनाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। जब भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया था तो उस समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और कैनिंग जो है प्रथम वायसराय जो है बना था। यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं 1 नवंबर 1858 को जो है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा कहाँ पे पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में जो है इसको पढ़ा गया था। अब आते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के जो है और कुछ पॉइंट जो है रह गए हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है क्या दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा जो है यानी जो 1858 का ये अधिनियम है इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था और एक नया पद जो है बनाया गया था। कौन सा नया पद जो है बनाया गया था? तो भारत सचिव का पद जो है बनाया गया था। और इसकी सहायता के लिए यानी भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की जो है एक परिषद बनाई गई थी। यानी 15 सदस्यों की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद जो है बनाई गई थी, जिनमें से 8 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन से और 7 सदस्य जो है कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जो है चुने जाएंगे। याद रखें दोस्तों। यानी 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे और 7 सदस्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा जो है चुने जाएंगे। और भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा यानी इंडियन रिवेन्यू से जो है दिया जाएगा। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद अच्छे से जो है समझेंगे। लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा यानी ये भी जो है इसी अधिनियम के पॉइंट है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है निदेशक मंडल व नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था और एक नया पद जो है बनाया गया था। कौन सा? एक नया पद यानी एक नया पद जो है बनाया गया था। कौन सा दोस्तों? भारत सचिव का जो है एक नया पद जो है बनाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत जो है बनाया गया था। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए लिखेंगे भारत सचिव की सहायता के लिए भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई थी। 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद बनाई गई थी। भारत परिषद जो है बनाई गई थी। अब इन 15 सदस्यों में से जो है दोस्तों 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी 8 सदस्य
8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर डायरेक्टर द्वारा जो है चुने जाएंगे। याद रखें दोस्तों, डायरेक्टर द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जो है चुने जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है इसका, तो लास्ट पॉइंट में जो है क्या कहा गया है, तो इसको भी जो है लिख लेते हैं। यानी भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों को वेतन यानी सैलरी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों को वेतन यानी सैलरी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया यानी इंडियन रिवेन्यू से जो है दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर बात आती है, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था और इन दोनों मंडलों को समाप्त करने के बाद जो है दोस्तों एक नया पद बनाया गया था, भारत सचिव पद जो है बनाया गया था। और भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की भारत परिषद जो है बनाई गई थी। इन 15 सदस्यों में से जो है दोस्तों 8 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है चुने जाएंगे और 7 सदस्य जो है कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा जो है चुने जाएंगे। भारत सचिव एवं भारत परिषद के जो सदस्य हैं इनको वेतन यानी सैलरी जो है भारतीय राजस्व से यानी इंडियन रिवेन्यू से जो है दी जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसको दोस्तों अलग नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी इसको सहयोग नीति या उदार निरंकुशता के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीयों को शासन में जो है शामिल किया गया था, यानी इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है कि भारतीयों को शासन में अब शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बनारस के राजा को शामिल किया गया था, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को जो है शामिल किया गया था। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को जो है अपनी परिषद में कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार जो है मिल गया था। किस अधिनियम के तहत, जो 1861 के भारत परिषद 1861 के अधिनियम के तहत जो है ये अधिकार जो है मिल गया था गवर्नर जनरल को, जो कि अपनी परिषद में जो है 6 से 12 सदस्य जो है मनोनीत करने का अधिकार मिल गया था। और इन सदस्यों का कार्यकाल यानी टेन्योर की बात की जाए तो कम से कम 2 वर्ष जो है इनका कार्यकाल जो है रहता था। और यदि तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है मिल गया। अध्यादेश यानी कोई विशेष कानून जारी करने का जो है अधिकार जो है इसको मिल गया था, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर इन सभी को हम लिख लेते हैं एक बार। तो हेडिंग डालेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, हेडिंग डाल लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम में कहा गया था दोस्तों, पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं, यानी इस अधिनियम को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है, अन्य नाम। सहयोग की नीति यानी अब ये जो है भारतीयों को भी शामिल करना चाह रहे थे ताकि इनको शासन करने में जो आसानी से हो सके, यानी भारतीयों के कहना जो है मान सके इंडियन से, इसीलिए जो है भारतीयों को जो है ये अपने शासन में आप शामिल करने की जो है सोच रहे थे। दूसरा नाम है उदार निरंकुशता। तो ये जो है किसके नाम है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के नाम है ये दोनों। अब इसके पॉइंट कौन कौन से जोड़े गए थे, यानी भारतीयों को शासन में शामिल किया, भारतीयों को शासन में शामिल किया गया। किसके द्वारा जो है भारतीयों को शासन में शामिल किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है शामिल
किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कौन कौन से भारतीय को जो है शामिल किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। यानी बनारस के राजा को, बनारस के राजा जो है शामिल किए गए। बनारस के राजा, पटियाला, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। और यदि बात करते हैं पटियाला के महाराज हो गए, फिर आते हैं दोस्तों सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो इनको जो है चुना गया था। और दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में लिखेंगे, गवर्नर जनरल को अपनी, गवर्नर जनरल को जो है अपनी परिषद में, अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य मनोनीत, 6 से 12 सदस्य जो है मनोनीत करने का, मनोनीत करने का अधिकार मिल गया था। याद रखें दोस्तों, अधिकार जो है मिल गया था। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। और यदि तीसरे पॉइंट की इसकी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा है इसमें, गवर्नर जनरल को, यानी दोस्तों इनका कार्यकाल की यदि बात की जाए तो कार्यकाल भी देख लेते हैं। यानी ये जो सदस्य थे तो इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का था। कितने दोस्तों, 2 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल था। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है मिल गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। क्या मिल गया था दोस्तों, अधिकार जो है मिल गया था। किस अधिनियम के तहत जो है ये अधिकार मिला था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है ये अधिकार जो है मिला था। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत जो है, इसके अन्य नाम देख लेते हैं, सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता, ये दोनों जो है इसी के नाम हैं। और इसमें पॉइंट कौन कौन से भारतीयों को जो है शासन में शामिल किया गया। तो कौन कौन से भारतीयों को जो है शामिल किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को जो है शामिल किया गया था शासन में। गवर्नर जनरल को जो है अपनी परिषद में कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार जो है मिल गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का हुआ करता था। यानी इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ करता था, तो 2 वर्ष का जो है हुआ करता था। और गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी, यानी कोई विशेष कानून जारी करने का अधिकार जो है मिल गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।